साथ साथ सड़कों के नाम और मशहूर इमारतों के नाम भी बतलाते चलो दोस्त। शार्प वाली ने नरम लहजे में कहा और टैक्सी ड्राइवर ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान कार चलाते हुए बड़ी संजीदगी से सोच रहा था। दारुल हुकूमत में ब्लैक क्लार्क की मौजूदगी ने उसे संजीदगी से सोचने पर मजबूर कर दिया था। ब्लैक क्लार्क वो फितना था कि जहां भी वो नजर आता ये बात तस्लीम कर ली जाती कि इस जगह तबाही और बर्बादी ने डेरे डाल दिए हैं। इमरान यही सोच रहा था कि ब्लैक क्लार्क की दारुल हुकूमत में मौजूदगी को क्या मानी पहनाया अचानक उसने महसूस किया कि आगे जाने वाली टैक्सी हाँ मुख्तलिफ सड़कों पर घूमनी शुरू हो गई। इमरान समझ गया कि ब्लैक क्लार्क को ताक़ुब का इल्म हो गया है। अब वो मजीद मुहतात हो गया। उसने वॉइस ट्रांसमीटर का विंड बटन खींचा। जल्द ही राब्ता मिल गया। हेलो इमरान स्पीकिंग ओवर। इमरान ने कहा, ये ताहिर बोल रहा हूँ जनाब। ओवर। दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ सुनाई दी। ताहिर सफदर को कॉल करो और उसे कहो कि वो कार लेकर बाहर निकल आए और मुझसे ट्रांसमीटर पर राब्ता कायम करे। मैं एक खतरनाक शख्सियत का ताक़ुब कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसे अभी से ट्रैप कर लिया जाए। ओवर। इमरान ने तफसील बताई। बेहतर सर, मैं अभी उसे हुक्म दे देता हूँ। ओवर। ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा, फिर विंड बटन दबाकर राब्ता खत्म कर दिया। अब ब्लैक क्लार्क की टैक्सी बंदरगाह की तरफ जाने वाली सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। इमरान खामोशी से ताक़ुब कर रहा था। काफ़ी दूर जाने के बाद अचानक सामने वाली टैक्सी सड़क के दरमियान आड़ी होकर रुक गई। शायद ब्लैक क्लार्क इमरान से उलझना चाहता था। इमरान ने पहले तो हॉर्न दिए, फिर इस टैक्सी के करीब जाकर कार रोक दी। जेब से क्लिप निकालकर वो पहले ही नाक में चढ़ा चुका था। उसके इस रेडीमेड मेकअप से उसकी शक्ल काफ़ी से ज़्यादा हद तक तब्दील हो चुकी थी। इमरान की कार रुकते ही टैक्सी से ब्लैक क्लार्क बाहर निकला और फिर वो तेज़ी से इमरान की तरफ बढ़ा। क्या बात है भाई, क्यों सड़क पर कार रोक दी? क्या पेट में गड़बड़ महसूस हो रही है? मेरे पास मूली का नमक मौजूद है, दूं? इमरान भी कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल चुका था। उसके चेहरे पर मासूमियत के शदीद तासुरात मौजूद थे। ब्लैक क्लार्क उसके करीब आकर रुक गया। तुम मेरा ताक़ुब क्यों कर रहे थे? उसके लहजे में हल्की सी तलहे की आमेजिश मौजूद थी। तुम्हारा ताक़ुब? तौबा तौबा, मैं तो लड़कियों का ताक़ुब करने की हिम्मत नहीं रखता। तुम्हारा ताक़ुब करके मैंने डैडी से मार खानी है? इमरान ने बड़ी मासूमियत से कहा। उसी लम्हे ब्लैक क्लार्क का हाथ घूम गया। गो हाथ जचा तला था मगर मुकाबिल इमरान था। इमरान फुर्ती से झुक गया और ब्लैक क्लार्क का हाथ फ़िज़ा में घूम गया। अरे अरे, तुम तो गुंडागर्दी पर ही उतर आए। मैं तो इंतहाई शरीफ और मासूम आदमी हूँ भाई। इमरान की जुबान चल पड़ी। ब्लैक क्लार्क अपना वार हाली जाता देखकर और ज़्यादा झुंझला गया। उसने इमरान के सीधे होते ही उसकी नाक पर टक्कर मारनी चाहिए। उसका यह खतरनाक तरीन दाव था जो बड़े बड़े जफादारी इंसान को चिस्त कर देता था। मगर इमरान ने ना सिर्फ उसकी ये टक्कर बचाई बल्कि पूरी कुव्वत से एक मुक्का उसके पेट पर दे मारा, बल्कि काफ़ी ज़ोरदार पड़ा था और ब्लैक क्लार्क के मुंह से बेइख्तियार ओह की आवाज़ निकल गई और वो दोहरा होता चला गया। अरे अरे, मैं भला किस काबिल हूँ? मुझे क्यों सजदे करने लगे हो? इमरान ने उसे और ज़्यादा भड़काया। टैक्सी ड्राइवर खामोशी से टैक्सी से निकलकर ये उछल कूद देख रहा था। ब्लैक क्लार्क एक झटके से सीधा हो गया। उसका चेहरा शदीद गुस्से से सुर्ख हो रहा था और आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसे शायद इमरान जैसे मासूम और बेज़रर आदमी से इस तरह के जवाबी हमले का ख्याल भी नहीं हो सकता था। तुम कौन हो? सच सच बतलाओ। उसने फुर्ती से जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। इमरान इसी तरह मुसम्मी सूरत बनाए खड़ा था। इधर टैक्सी ड्राइवर ने जब अपने ग्राहक को रिवॉल्वर निकालते देखा तो वो खौफजदा होकर टैक्सी में बैठा और दूसरे लम्हे उसने टैक्सी आगे बढ़ा दी। वो शायद पुलिस थाने के चक्करों से बचना चाहता था। अरे अरे, इससे किराया तो लेते जाओ। इमरान ने यूँ चीख कर टैक्सी ड्राइवर को पुकारा जिससे किराया टैक्सी ड्राइवर के बजाय उसने खुद लेना हो। ब्लैक क्लार्क टैक्सी के स्टार्ट होने की आवाज़ पर बेइख्तियार मुड़ा और उसी लम्हे इमरान की लात उसके हाथ पर पड़ी और रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। हाँ, अब शराफत से बात करो। मुझे रिवॉल्वर से बहुत खौफ आता है। अब ये तो मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारा इसको चलाने का हरगिज़ इरादा नहीं होगा, मगर फिर भी, इमरान ने बड़ी मासूमियत से कहा। और ब्लैक क्लार्क इमरान को हैरत से देखने लगा। उसे शायद इमरान की टाइप समझ में नहीं आ रही थी। इमरान ने उसे यूँ हैरत से देखता पाया तो बौखलाकर सर पर हाथ फेरने लगा, जैसे उसे खुद भी शक पड़ गया हो कि कहीं उसके सर पर सींग तो नहीं उग गए। तुम अपनी असलियत बतलाओ। ब्लैक क्लार्क का लहजा इस बार बेहद नर्म था। शायद अब वो नरमी से काम लेना चाहता हो। चलो कार में बैठो, कहीं कैफे में चलकर बैठते हैं, चाय भी पियेंगे और इंसान की असलियत पर भी बहस करेंगे। इमरान ने उसे बड़ी सोशल किस्म की ऑफर करते हुए कहा। चलो, ब्लैक क्लार्क ने एक लम्हे सोचते हुए कहा। इमरान ने खुशी से ताली बजाई जैसे अपनी ऑफर की कबूलियत पर उसे शदीद किस्म की मुसरत हुई हो। ब्लैक क्लार्क रिवॉल्वर उठाने के लिए मुड़ा। ठहरो यार, तुम तकलीफ ना करो, मैं खुद ही उठा लेता हूँ। इमरान तेजी से रिवॉल्वर की तरफ बढ़ा। ब्लैक क्लार्क ने कोई बात नहीं की और खामोशी से खड़ा रहा। इमरान रिवॉल्वर उठाकर वापस आया। उसने कार का दरवाज़ा खोला, फिर साथ वाली सीट पर ब्लैक क्लार्क को बैठने के लिए कहा। ब्लैक क्लार्क कार में बैठ गया। इमरान ने कार वापस मोड़ी और शहर की तरफ चल पड़ा। क्या तुम अपना तारुफ नहीं कराओगे दोस्त? इमरान ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा। मुझे क्लार्क कहते हैं। ब्लैक क्लार्क ने अपना मुकम्मल नाम बताने से गुरेज करते हुए कहा।
क्लार्क क्या मतलब, क्या तुम टाइम भी बतलाते हो? वैसे कहाँ के साहता हो, जर्मनी के या स्विट्जरलैंड के? इमरान ने बड़ी हैरत से उसकी तरफ देखते हुए कहा। क्लॉक नहीं, क्लार्क। ब्लैक क्लार्क ने गुस्सा भरे लहजे में कहा। ओ अच्छा अच्छा, क्लार्क यानी जिसे हम अपनी जुबान में क्लर्क कहते हैं। कौन से ऑफिस में काम करते हो? इमरान के लहजे में मासूमियत का तासुर मजीद गहरा हो गया। क्या तुम पागल हो? मैं क्लर्क नहीं हूँ, मेरा नाम क्लार्क है। ब्लैक क्लार्क चिढ़ गया। अच्छा तुम्हारा नाम है, मगर माफ करना दोस्त, तुमने ये थर्ड क्लास नाम क्यों पसंद किया? कोई अफसर वफसर नाम रखना था, ये क्लर्क वगैरह अच्छा नहीं लगता। इमरान ने उसे मशवरा देते हुए कहा। क्लार्क भला उसे क्या जवाब देता, वो खामोश रहा। उसने नरमी सिर्फ इसीलिए थी ताकि वो शहर तक पहुंच सके। टैक्सी वाला भाग गया था। अब अगर इमरान भी निकल जाता तो उसे पैदल चलकर शहर आना पड़ता, मगर अब उसे एहसास हो गया था कि उसका पाला किसी पागल से पड़ चुका है। कार शहर में दाखिल हो चुकी थी। मुझे यहीं उतार दो, ब्लैक क्लार्क ने बड़े नरम लहजे में इमरान से कहा। क्यों? चलो कैफे में चलते हैं, इमरान ने कदरे हैरत ज़दा लहजे में कहा। नहीं, बस तुम्हारा साथ यहीं तक काफ़ी है। ब्लैक क्लार्क वाकई परेशान हो गया था। नहीं, अभी तो मैंने अपना तारुफ कराना है, इमरान ने इस दफ़ा बड़ी संजीदगी से कहा। मैं कहता हूँ शराफत से कार रोक लो, वरना। ब्लैक क्लार्क का लहजा सख्त हो गया। यार क्लर्कों वाले लहजे में बात करो, अब तुम अफसराना गुफ्तगू पर उतर आए हो। इमरान ने चोट की, वैसे उसने कार की स्पीड बढ़ा दी थी। शाटा, ब्लैक क्लार्क ने कहा। दूसरे लम्हे उसके हाथ में हंजर चमक रहा था। ना जाने उसने किस वक्त हंजर निकाल लिया था। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, यानी आप हंजर भी रखते हैं। वाह वाह, दिखाना कहाँ का बना हुआ है, बड़ा चमकदार है। इमरान ने यूँ कहा जैसे बच्चे किसी चमकदार चीज़ पर राल बहाने लग जाते हैं। मैं कहता हूँ कार रोको। ब्लैक क्लार्क ने हंजर की नोक इमरान के पहलू से लगा दी। उसका लहजा संगदिली लिए हुए था, जैसे अब अगर इमरान ने कार न रोकी तो वाकई हंजर गोम देगा। यार तुम वाकई बुरा मान गए। वो देखो सामने वाली बिल्डिंग एक मशहूर क्लब में, इसमें 2 मिनट बैठकर चाय पीते हैं, फिर तुम अपने घर चले जाना। मैं अपने घर, क्या फ़र्क पड़ता है? इमरान ने बड़े दोस्ताना लहजे में कहा। कार की स्पीड उसने कम नहीं की थी। ब्लैक क्लार्क चंद लम्हों तक कुछ सोचता रहा, फिर उसने हंजर वापस अपनी जेब में डाल लिया और इत्मीनान से सीट से पुश लगाकर बैठ गया। शायद वो दिल ही दिल में कोई फैसला कर चुका था। जल्द ही कार इस इमारत के गेट पर पहुंचकर रुक गई, जिसकी तरफ इमरान ने इशारा किया था। इमरान कार से नीचे उतरा। वैसे उसने इंजन बंद करके चाबियां हाथ में ले ली थीं। शायद उसे खतरा रहा हो कि वो नीचे उतरे तो क्लार्क कार लेकर फरार न हो जाए, लेकिन ब्लैक क्लार्क बड़े इत्मीनान से बैठा रहा। इमरान ने आगे बढ़कर गेट पर लगी हुई कॉल बेल का बटन दबाया, फिर दोबारा कार में आकर बैठ गया। ये कौन सा क्लब है? ब्लैक क्लार्क ने पूछा। क्लब उल शातीन, इमरान ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, और ब्लैक क्लार्क शायद इस भारी भरकम नाम से मरूब हो गया था। इमारत का गेट खुला, फिर इसमें से जोसेफ की शक्ल नजर आई। उसकी दोनों साइडों पर होलस्टरों में रिवॉल्वर लटके हुए थे और इस वक्त वो पूरी वर्दी पहने हुए था। इमरान को देखकर जोसेफ ने खामोशी से पूरा गेट खोल दिया। इमरान कार स्टार्ट करके अंदर लेता चला गया, फिर उसने कार रोकी, फिर दरवाज़ा खोल कर नीचे उतर आया। ब्लैक क्लार्क भी कार से नीचे उतर आया। जोसेफ गेट बंद करके वापस आ रहा था। ये कैसा क्लब है जहाँ ना कोई कार और ना कोई आदमी नजर आ रहा है? ब्लैक क्लार्क ने कदरे मशकूक लहजे में कहा। कार भी मौजूद है और आदमी भी, बल्कि ये देखो, ये डबल आदमी है। इमरान ने जोसेफ की तरफ इशारा करते हुए कहा और ब्लैक क्लार्क मुस्कुरा दिया। इमरान ब्लैक क्लार्क को लेकर मखसूस कमरे की तरफ चल दिया। उसने हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोला, फिर वो और ब्लैक क्लार्क अंदर दाखिल हो गए। तुम बैठो, मैं मैनेजर को खाने पीने का किया हूँ, इमरान ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। ठहरो, तुम मेरे साथ बैठो, मैं खतरे की बू सूंघ रहा हूँ। ब्लैक क्लार्क अब काफ़ी हद तक मशकूक हो चुका था। खतरे की बू? क्या ये कोई नया सेंट इजाद हुआ है? इमरान ने मूसीका हेज अंदाज में नाक सिकोड़ते हुए कहा, जैसे वो भी बू सूंघने की कोशिश कर रहा हो। मैं कहता हूँ तुम कमरे से बाहर नहीं जा सकते, या मैं भी साथ चलूंगा। ब्लैक क्लार्क का लहजा सख्त हो गया। अरे तुम तो बच्चों की तरह डर रहे हो, बेफिक्र रहो, ये कमरा सेफ ज़्यादा नहीं है। चलो, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं चौकीदार को तुम्हारे साथ बिठा देता हूँ। वैसे उससे आसेफ वगैरह की बात न करना, वो तुमसे ज़्यादा डरपोक है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर एक झटके से वो दरवाजे से बाहर निकल गया। ब्लैक क्लार्क ने उसके पीछे झपटना चाहा, मगर इमरान बाहर से दरवाज़ा बंद कर चुका था। ब्लैक क्लार्क ने अपनी पूरी कुव्वत सर्व कर दी, मगर इससे दरवाज़ा ना खुल सका। इमरान ने दरवाज़ा बंद किया, फिर जोसेफ से मुखातिब हुआ जो करीब खड़ा था। तुम होशियारी से पहरा देना, मैं अभी आ रहा हूँ, इमरान ने जोसेफ को कहा। ओके बास, अब कतई बेफिक्र रहे, मैं आपके रेडीमेड मेकअप से ही समझ गया था कि मामला संजीदा है, जोसेफ ने जवाब दिया। ओ वेरी गुड, अब तुम्हारी अकलदार निकलना शुरू हो गई है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और ब्लैक सीरो से मिलने के लिए ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ता चला गया। शार्प वाली टैक्सी मुख्तलिफ सड़कों से घूमती हुई जब एक चौक से बाएं हाथ की तरफ मुड़ी तो एक और कार ने उसे क्रॉस किया। शार्प वाली कार के अंदर बैठे हुए आदमी को देखते ही एक झटके से सीधा हो गया। कार में ड्राइवर के साथ इसे ब्लैक क्लार्क बैठा हुआ नजर आ गया था। ब्लैक क्लार्क का चेहरा सिर्फ एक लम्हे के लिए उसकी नजरों में आया था, मगर एक ही लम्हे में इसने वो सब कुछ देख लिया था, शायद जो कोई और आदमी देख ना सकता हो।
بلیک کلار کے چہرے پر اسے الجھن، مجبوری اور قدرے بے بسی کی آمیزش صاف نظر آتی تھی۔ وہ کار کافی آگے جا چکی تھی۔ اس کار کے پیچھے چلو ڈرائیور، شارپ وائلی نے ڈرائیور کو حکم دیا۔ جی، یعنی کہ تعاقب؟ ڈرائیور اس نئی ہدایت پر گھبرا گیا۔ ہاں، میرا ایک دوست اس میں جا رہا ہے، میں اس کی رہائش معلوم کرنا چاہتا ہوں، شارپ وائلی نے بہانہ بنایا۔ ڈرائیور نہ جانے مطمئن ہوا تھا یا نہیں، بہرحال اس نے سپیڈ بڑھا دی۔ مختلف سڑکوں پر سے ہوتے ہوئے انہیں سامنے والی کار ایک عظیم الشان عمارت کے گیٹ کے سامنے رکتی نظر آئی۔ ٹیکسی سائیڈ میں روک دو، شارپ وائلی نے ڈرائیور سے کہا۔ ڈرائیور نے ٹیکسی ایک سائیڈ پر روک دی۔ اس سڑک پر ٹریفک کافی سے زیادہ تھی، اسی لیے شارپ کو اطمینان تھا کہ اسے چیک نہیں کیا جا سکا ہوگا۔ چند لمحوں بعد اس نے گیٹ کھلتے دیکھا۔ عمارت کا گیٹ کھولنے والا ایک دیو ہیکل حبشی تھا۔ پھر کار اندر چلی گئی اور گیٹ دوبارہ بند ہو گیا۔ یہ کون سی عمارت ہے؟ شارپ نے ڈرائیور سے کہا۔ معلوم نہیں جناب، ویسے اس کا گیٹ ہمیشہ بند ہی رہتا ہے، شاید کسی نواب کا محل ہوگا، ڈرائیور نے معلومات کا روب جھاڑتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، آگے چلو اور مجھے کسی نزدیکی کیفے میں اتار دینا، شارپ وائلی نے کہا۔ ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ ٹیکسی جب اس عمارت کے سامنے سے گزری تو شارپ نے عمارت کو کافی غور سے دیکھا۔ عمارت قلعہ نما تھی، بے حد اونچی اونچی دیواریں اور بلند و بالا آہنی گیٹ نے اسے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ حیران تھا کہ کلارک اس عمارت میں کیوں گیا ہے۔ ویسے اب اسے یقین تھا کہ کلارک اپنی مرضی سے اندر گیا ہے، کیونکہ وہ بڑے اطمینان سے کار میں بیٹھا تھا۔ جلد ہی ٹیکسی ایک کیفے کے گیٹ پر رک گئی۔ شارپ وائلی نیچے اترا، اس نے میٹر دے کر کرایہ ادا کیا اور ساتھ ہی 5 روپے کا ایک نوٹ بطور ٹپ۔ ڈرائیور نے اتنی موٹی ٹپ کے پیش نظر شارپ کو بے حد مؤدبانہ انداز میں سلام کیا، مگر شارپ لاپرواہی سے کیفے کے اندر داخل ہو گیا۔ کیفے کا چھوٹا سا ہال تقریباً خالی ہی تھا، اکا دکا آدمی مختلف میزوں پر نظر آ رہے تھے۔ شارپ نے ایک ایسا کونا ڈھونڈا جو کافی حد تک تاریکی میں تھا اور جہاں پر کافی فاصلے پر کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ وہ کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے وہاں بیٹھتے ہی ایک بیرا اس پر نازل ہو گیا۔ کافی لاؤ، شارپ نے آرڈر دیا۔ تھوڑی دیر بعد بیرے نے کافی اس کی میز پر رکھ دی۔ شارپ نے ادھر ادھر دیکھا اور ہاتھ میں بندھی ہوئی گھڑی کے ڈائل پر ایک سرخ رنگ کے بٹن کو 3 مرتبہ دبایا۔ گھڑی کا ڈائل روشن ہو گیا اور 12 کا ہندسہ جلنے بجھنے لگا۔ اس نے کافی کی پیالی اٹھائی اور پھر اسے منہ کے قریب لے آیا۔ کافی کی پیالی اس نے دائیں ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی، اب گھڑی اس کے منہ کے قریب تھی۔ پھر اس میں سے ایک ہلکی سی سیٹی کی آواز ابھری جسے اس نے بخوبی سن لیا۔ ہلو 01 اسپیکنگ اوور، 02 اوور، شارپ نے پیالی منہ سے لہتا کر کے آہستہ سے کہا۔ ویسے وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا مگر اس کی طرف کوئی آدمی متوجہ نہیں تھا، اس لیے وہ مطمئن ہو گیا۔ 02 تم کہاں سے بول رہے ہو؟ اوور دوسری طرف سے 01 نے سوال کیا۔ اس کے لہجے میں شدید الجھن نمایاں تھی۔ جس عمارت میں تم گئے ہو میں اس کے قریب بھی کیفے میں موجود ہوں، اوور، شارپ نے جواب دیا۔ 02 میں عجیب الجھن میں ہوں، مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک ایسا کلب ہے مگر اب میں ایک کمرے میں قید ہوں، اوور دوسری طرف سے بلیک کلارک کی آواز سنائی دی۔ او 01 تمہارے ساتھ شاید دھوکہ ہوا ہے مگر میں حیران ہوں کہ تم اتنے اطمینان سے اس عمارت میں کیوں گئے تھے، اوور، شارپ کے لہجے میں ہلکی سی طنز تھی۔ 02 دراصل میں اس پاگل کی معصومیت کے فریب میں آ گیا ہوں، وہ عجیب و غریب شخص ہے، بیک وقت سمجھدار بھی ہے، پاگل بھی، معصوم بھی اور بہترین فائٹر بھی ہے، اوور۔ بلیک کلارک نے عمران کی صفتیں گنواتے ہوئے جواب دیا۔ او کہیں یہ بے وقوف عمران ہی نہ ہو جس کے متعلق ہماری فائل میں نوٹنگ درج ہے، اوور، شارپ نے کچھ چونک کر کہا۔ ارے او اب میں سمجھ گیا، یہ واقعی عمران ہے، مجھے اس کی شکل کچھ اس کی شکل سے مشابہ معلوم ہو رہی تھی مگر یاد نہیں آ رہا تھا، اب میں سمجھ گیا۔ وہ سٹارٹ سے ہی میک اپ میں ہے، اوور۔ بلیک کلارک کے طویل سانس لینے کی آواز شارپ کے کانوں میں واضح طور پر پہنچی جیسے اسے کسی گہری الجھن سے نجات مل گئی ہو۔ 01 اگر یہ واقعی عمران ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم صحیح جگہ پہنچ گئے ہو، یہ عمارت ضرور دانش منزل ہوگی، X2 کا پراسرار مسکن، اوور، شارپ کے لہجے میں مسرت کی آمیزش تھی۔ ویری گڈ 02 فی الحال تم مجھ سے زیادہ ہوشیار جا رہے ہو، نہ جانے اس ملک کی آب و ہوا کیسی ہے کہ میری تمام صلاحیتوں کو زنگ لگتی جا رہی ہے، اوور، بلیک کلارک نے جواب دیا اور شارپ والی دھیرے سے مسکرا دیا۔ جس مسئلے پر کل سے سوچ بچار کرتے دماغ پچی ہو رہا تھا وہ آج بلیک کلارک کی بدولت خود بخود حل ہو گیا تھا۔ اچھا اب کیا پروگرام ہے، اوور، اس نے جواب دیا۔ ٹھہرو کوئی آ رہا ہے، باقی باتیں بعد میں، ہوشیار، اوور اینڈ آل۔ بلیک کلارک کی آواز آنی بند ہو گئی۔ شارپ وائلی نے ایک طویل سانس لے کر بٹن بند کر دیا، پھر بقیہ کافی کو ایک ہی جھٹکے سے حلق میں انڈیل لیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ کیا کیا جائے، یہ تو اسے اچھی طرح علم تھا کہ بلیک کلارک اب پوری طرح ہوشیار ہو چکا ہے، چنانچہ اب اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں، وہ اکیلا ہی ایک پوری فوج کے لیے کافی ہے، مگر اب وہ خود کیا کرے؟ یہی الجھن تھی جس کا حل اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر سوچ کر اس نے یہی حل نکالا کہ اس عمارت کی نگرانی کرے اور اندر جانے اور باہر آنے والے ہر افراد کو نگاہ میں رکھے۔ یہ فیصلہ کر کے وہ کرسی سے اٹھا، اس نے ایک نوٹ ایش ٹرے کے نیچے دبایا، پھر تیز قدم اٹھاتا ہوا کیفے سے باہر نکل آیا۔ صفدر نے ڈرائیور کو رکنے کا اشارہ کیا اور ڈرائیور نے ٹیکسی روک دی۔ صفدر نے نیچے اتر کر کرایہ ادا کیا، پھر سڑک کراس کرنے کے لیے موقع کا انتظار کرنے لگا۔ ٹیکسی آگے بڑھ گئی، چند لمحوں بعد صفدر سڑک کراس کر چکا تھا۔
फिर वो चलता हुआ सामने की तरफ बढ़ता चला गया। जल्द ही एक चौक मुड़कर वो एक बुलंदो बाला इमारत के सामने पहुंच गया। ये वजारत हारजा का दफ्तर था। इस वक्त शाम काफी ढल चुकी थी, इसीलिए दफ्तर बंद हो चुका था, मगर दफ्तर के बड़े से बंद गेट के सामने मिलिट्री पुलिस पहरा दे रही थी। सफदर अच्छी तरह जानता था कि अंदर भी मिलिट्री पुलिस बिखरी हुई होगी, लेकिन उसे हर कीमत पर अंदर जाना था। वो इस इमारत के करीब से गुजरता चला गया। फिर मुख्तलिफ सड़कों पर गुजरता हुआ जल्द ही वो एक ऐसी सड़क पर आन पहुंचा जहां इस इमारत की पुश्त थी। कोई ऐसा रास्ता नजर नहीं आ रहा था जहां से वो इमारत के अंदर दाखिल हो सकता। उसने बेचैनी से इधर उधर देखा। उसकी नजर एक खिड़की पर पड़ी। ये इमारत के सामने 3 मंजिला खिड़की होटल की खिड़की थी, जिसमें से एक आदमी बाहर सड़क पर झांक रहा था। होटल हाथ से शानदार था और ये होटल की पुश्त थी। इस जैसी बेशुमार खिड़कियां मौजूद थी। सड़क बड़ी तंग सी थी, इसलिए दोनों इमारतों का फासला जरूरत से ज्यादा कम था। सफदर चंद लम्हे सोचता रहा, फिर वो होटल के मेन गेट तक पहुंच गया। एक कमरा बुक कर दीजिए, सफदर ने होटल के रिसेप्शनिस्ट से कहा। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया और बोर्ड से एक चाबी निकालकर पास खड़ी पोर्टर को दी। रजिस्टर में जरूरी इंदराजात करने के बाद सफदर पोर्टर की रहनुमाई में लिफ्ट में सवार हो गया। उसे तीसरी मंजिल का कमरा नंबर 25 अलॉट किया गया था। पोर्टर ने दरवाजा खोला, फिर सफदर ने उसे टिप देकर वापस कर दिया था। उसने दरवाजा बंद किया, फिर मुहतात नजरों से इस कमरे का जायजा लिया। फिर वो सामने मौजूद खिड़की की तरफ बढ़ गया। सफदर ने खिड़की खोली तो बाहर झांक कर उसे बेहद खुशी के इत्तेफाक से इसी साइड का कमरा मिला था, जिसकी दूसरी सिम्त वजारत हारजा की इमारत थी। उसने नीचे सड़क पर झांका। तकरीबन सड़क सुनसान ही थी। इक्का दुक्का आदमी गुजर रहे थे। वो खिड़की में खड़ा सिचुएशन का अंदाजा करने लगा। उसके जहन में अजीब से ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। वो खुद अपने ही मुल्क का जिम्मेदार फर्द होने के बावजूद बज़ाहिर एक भयानक जुर्म का मर्तकिब होने वाला था। वजारत हारजा की इमारत में चोरों की तरह घुसना उसे अजीब सा तजर्बा महसूस हो रहा था, जैसे वो जिंदगी में पहली बार किसी इमारत में घुस रहा हो। उसके जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई। उसने बेइख्तियार इधर उधर देखना शुरू कर दिया, जैसे किसी खिड़की से इमरान की शोख निगाहें उसका जायजा ले रही हों। फिर उसे अपने ही ख्याल पर हंसी आ गई। सामने इमारत की एक खिड़की खुली हुई थी और वो खिड़की सफदर वाली खिड़की के ऐन मुकाबिल थी, मगर ये दरमियानी फासला उसके लिए पुलसरात बन गया। अब वो इसी मसले पर गौर कर रहा था कि इस दरमियानी फासले को किस तरह तय किया जाए। जाहिर है अब वो जासूसी नावलों के किरदारों की तरह एक ही छलांग में एक इमारत से दूसरी इमारत में जाने से तो रहा। उसके लिए तो इसे कोई ना कोई ठोस लाएमल इख्तियार करना पड़ेगा। चंद मिनट तक सोचने के बाद आखिरकार वो वापस कमरे में आकर आराम कुर्सी पर बैठ गया। उसे ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी जिसके जरिए वो दूसरी इमारत तक पहुंच सकता, और उसने जाना भी जरूरी था। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद आखिर उसने एक राह निकाल ही ली। उसने दरवाजा अंदर से लॉक किया, फिर बिस्तर की चादर उठाकर उसे पट्टियों की सूरत में फाड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही कमरे में पट्टियों का ढेर मौजूद था। उसने पट्टियों को एक दूसरे से अच्छी तरह बांधा, फिर उन्हें बल देना शुरू कर दिया। जल्द ही एक लंबी और मजबूत रस्सी तैयार हो गई। उसने जोर लगाकर रस्सी की मजबूती का अंदाजा लगाया। बल खाने की वजह से रस्सी काफी हद तक मजबूत हो चुकी थी। सफदर ने बाथरूम में जाकर दीवार से टॉवल रॉड उखाड़ा, फिर रस्सी के एक सिरे पर इस रॉड को बांध दिया। अब एक रेडीमेड कमान तैयार हो गया था। वो दोबारा खिड़की के करीब आया। उसने इधर उधर देखा। जब किसी आदमी को अपनी तरफ मुतवज्जे ना देखा तो उसने रस्सी का दूसरा सिरा बाएं हाथ में पकड़ा, फिर दाएं हाथ से रॉड पकड़कर बाजू खिड़की से बाहर निकालकर पूरी कुव्वत मगर मुख्तार तरीके से उसने वो रॉड खुली खिड़की के अंदर फेंक दिया। एक हल्का सा धमाका हुआ और रॉड सीधा वजारत हारजा की इमारत की खिड़की के अंदर चला गया। सफदर थोड़ा सा पीछे हट गया, फिर उसने रस्सी को खींचा और उसे ये महसूस करके इंतहाई खुशी हुई कि उसकी तवक्को के मुताबिक रॉड किसी चीज में फंस चुका था। उसने रस्सी को और ज्यादा ताकत से खींचा। रस्सी तन गई। कुछ देर की ताकत आजमाई के बाद वो मुतमईन हो गया। उसने रस्सी का दूसरा सिरा अच्छी तरह खींचकर फर्श में गड़े हुए पलंग के पाए से मजबूती से बांध दिया। अब सफदर को दूसरी इमारत में जाने के लिए एक सहारा मिल गया था। उसने एक बार फिर रस्सी की मजबूती का अंदाजा किया। अब उसकी जिंदगी और मौत का दारोमदार इसी रस्सी पर ही था। अगर ये रस्सी टूट जाए तो वो दूसरी मंजिल से नीचे गिर पड़ता, फिर जो उसका हश्र होता वो असर मनल शमस था। सफदर ने एक बार फिर इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया। अब रात काफी गहरी हो चुकी थी। सड़क कतई सुनसान थी। चुनाचे खुदा का नाम लेकर वो खिड़की से बाहर निकल आया। उसने एक हाथ से खिड़की की चौखट को पकड़ा और दूसरा हाथ रस्सी को डाल दिया। चंद लम्हे तक वो इसी पोजीशन में रहा। दूसरे लम्हे उसने खिड़की की चौखट छोड़ दी और दूसरे हाथ से भी रस्सी पकड़ ली। एक जोरदार झटका लगा और रस्सी से चिरचिराहट की आवाज आई। सफदर का दिल डूब गया। रस्सी काफी हद तक झुकाई थी, मगर फिर उसकी चिरचिराहट कम हो गई। सफदर ने नीचे नजर डाली तो उसे खौफ महसूस होने लगा। फिर वो एहतियात से आगे बढ़ने लगा। हाँ, चंद इंचों के बाद रस्सी की चिरचिराहट की आवाज़ आती और सफदर के असाब में सर्दी की तेज़ लहर दौड़ जाती। वो एहतियात से आगे बढ़ता रहा। इसे रस्सी टूटने के अलावा एक और खतरा ये भी था कि उसके जिम्नास्टिक के इस खेल को कहीं नीचे से या होटल की किसी और खिड़की से चेक ना कर लिया जाए। अब वो दूसरी तरफ की खिड़की के करीब होता चला जा रहा था। आखिर खुदा खुदा करके उसने दूसरी खिड़की पर हाथ डाल दिया। फिर एक झटके से वो खिड़की के अंदर मौजूद था। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था।
उसने एक लम्हे तक हाथों को जोर से मला, फिर उसने कमरे में निगाह डाली। ये छोटा सा कमरा था जो लैट्रीन के तौर पर इस्तेमाल होता था और इसीलिए उसकी खिड़की के मुतालिक भी लापरवाही बरती गई थी, वरना किसी ऑफिस की खिड़की खुली छोड़ देना कायद की रूह से सख्त तरीन जुर्म था। सफदर ने लैट्रीन का दरवाजा खोला, फिर वो दूसरी तरफ चला गया, मगर बाहर से शायद उसे ताला लगाया गया था। उसने साइड की खिड़की से जोर आजमाई की। उसे खतरा था कि कहीं बाहर से सलाखें ना फिट हों, मगर जब उसने खिड़की खोली तो सलाखें मौजूद नहीं थी। वो खामोशी से बाहर निकल आया। ये एक तवील कॉरिडोर था। फिर वो मुख्तात कदमों से चलता हुआ कॉरिडोर में आगे बढ़ने लगा। जीरो पावर के कई बल्ब कॉरिडोर को रोशन किए हुए थे। वो ऑफिस के बाहर लगी हुई नीम प्लेटों से अंदाजा करता चला गया कि ये दफातर किन किन ऑफिसर के हैं। जल्द ही कॉरिडोर के कोने में एक कमरे के दरवाजे के बाहर उसे सेक्रेटरी वजारत हाजा की नेम प्लेट नजर आ गई। यही इसका मतलूबा कमरा था। उसने इधर उधर देखा, फिर जेब से एक तार निकालकर दरवाजे के ऑटोमेटिक क्लॉक में दाखिल कर दी। एक दो दफा तार को इधर उधर घुमाने से हल्की सी खटक हुई और ताला खुल गया। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। बेहतरीन तौर पर सजा हुआ ये कमरा पेंसिल टॉर्च की रोशनी में उसके सामने था। ये सर सुल्तान का दफ्तर था। सामने मेज़ पर 2-3 टेलीफोन सेट मौजूद थे। उसने टेलीफोन को चेक किया, फिर एक सब्ज रंग के टेलीफोन पर उसकी नजरें जम गई। उसकी तार दीवार में एक काफ़ी बड़े जॉइंट प्लग से मुंसलिक थी। सफदर ने वहीं बैठकर जॉइंट प्लग का ढक्कन उतारा, फिर जेब से एक छोटा सा आला निकालकर उसे जॉइंट प्लग के अंदर 2 जॉइंट से जोड़ दिया। ये वायरलेस टेप रिकॉर्डर था। उसे अच्छी तरह फिट करके उसने ढक्कन दोबारा लगा दिया। अब उसका काम खत्म हो चुका था। उसने मुख्तात नज़रों से एक बार फिर कमरे का जायजा लिया, फिर जेब से रुमाल निकालकर जॉइंट प्लग को अच्छी तरह साफ कर दिया। वो नहीं चाहता था कि उसकी उंगलियों के निशान जॉइंट प्लग पर रह जाए। हर तरफ से मुतमईन होकर वो कमरे से बाहर निकल आया, फिर उसने दरवाज़ा बंद किया और लॉक बंद हो गया। अब वो दोबारा कॉरिडोर में चलने लगा। जल्द ही वो इस खिड़की तक पहुंच गया जहां से वो कॉरिडोर में दाखिल हुआ था। कमरे के अंदर दाखिल होकर उसने खिड़की बंद की, उसकी सतह को रुमाल से साफ किया, फिर दोबारा लैट्रीन में आ गया। उसने देखा कि रस्सी से बंधा हुआ रॉड वॉश बेसिन के रॉड में फंसा हुआ था। उसने वहां से उसे निकालकर अच्छी तरह सेट किया कि अगर वो एक मखसूस जाविये से खींचता रॉड बाहर निकल आता। अब उसने खिड़की से बाहर झांका, फिर वहां किसी न किसी को पाकर दोबारा रस्सी से लटक गया। अब उसकी हरकत में पहले से ज्यादा तेजी थी, लेकिन अभी उसने आधा रास्ता ही तय किया था कि अचानक रस्सी की चिरचिराहट में तेजी पैदा हो गई। रस्सी टूट रही थी या शायद रॉड की तरफ से रस्सी की गांठ खुल रही थी। बहरहाल कुछ भी हो, रस्सी में तेजी से झुकाव आता जा रहा था। सफदर इस वक्त ऐन दरमियान में था। उसने नीचे नजर डाली तो उसका दिल डूब गया। अब नीचे गिरने में चंद ही लम्हे रह गए थे। 2 मंजिल नीचे सड़क पर गिरने का हशर वो अच्छी तरह जानता था और रस्सी तेजी से नीचे झुकती जा रही थी। फिर एक जोरदार चिरचिराहट हुई और इमरान जैसे ही ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ, ब्लैक सीरोज के इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हुआ। आप किसे ले आए हैं? उसने बेचैन से लहजे में सवाल किया। अपने होने वाले ससुर को इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए जवाब दिया और ब्लैक सीरो के होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट तैरती चली गई। तो क्या आपको ससुराल भी यूरोप में मिले हैं? ब्लैक सीरो ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये तो अब मुकद्दर है ब्लैक सीरो। हो सकता है कि तुम्हारी ससुराल कहीं अफ्रीका के वैशी कबीले में मौजूद हो। वो इलाका भी ब्लैक लैंड कहलाता है और तुम भी ब्लैक सीरो हो। इमरान ने जवाबी तंज किया और ब्लैक सीरो कट कर रह गया। अच्छा पहले ये बतलाओ कि मैंने तुम्हें ट्रांसमीटर पर कॉल किया था, तुमने मेरे हुक्म की तामील क्यों नहीं की? इमरान का लहजा बेपनाह संजीदगी लिए हुए था। सर दरअसल बात यह है कि आपकी कॉल मिलते ही मैंने सफदर को कॉल किया, मगर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने बारी बारी तमाम मेंबरों को कनेक्ट किया, मगर कोई भी मेंबर अपने फ्लैट पर नहीं मिला। हत्ता कि जूलिया भी गायब थी। सब जगहों से मायूस होकर मैंने आपको दोबारा कॉल की कि आप गेट पर पहुंच गए। ब्लैक सीरो ने बड़े मुअद्दब लहजे में जवाब दिया। तो ये सब गधे इकट्ठे कहाँ गायब हो गए हैं? इमरान ने उलझनज़दा लहजे में कहा। मैं भी हैरान हूँ कि आखिर इन पर ऐसी क्या आफत टूट पड़ी कि कोई भी नहीं मिला। ब्लैक सीरो के लहजे में तशवीश की झलकियाँ थीं। कहीं ये पिकनिक वगैरह मनाने ना चले गए हों। आजकल मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रहे हैं। इमरान ने कुछ सोचते हुए कहा। नहीं, वो पूछे बगैर नहीं जा सकते। आज तक ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। ब्लैक सीरो ने जवाब दिया। इमरान कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर उसने टेलीफोन अपनी तरफ खींचा। उसने नंबर डायल किए और रिसीवर कान से लगा लिया। जल्द ही राब्ता मिल गया। कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से एक स्पार्ट सी आवाज़ आई। इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने बड़ी संजीदगी से कहा। यस सर। दूसरी तरफ से बोलने वाला शायद इमरान का नाम सुनकर बौखला गया था। टाइगर, तमाम होटलों को चेक करो और पता करो कि सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स आज कहाँ इकट्ठे हुए हैं और मुझे 01 वायरलेस ट्रांसमीटर पर रिपोर्ट दो फौरन। इमरान ने करख्त लहजे में उसे हुक्म दिया। बेहतर सर, मैं भी पता करता हूँ, टाइगर ने इंतहाई मोदबाना अंदाज में जवाब दिया। इमरान ने रिसीवर रख दिया और खामोश बैठ गया। ब्लैक सीरो के लिए टाइगर की शख्सियत नई थी। उसे नहीं मालूम था कि टाइगर कौन है और इसका इमरान से क्या ताल्लुक है। आज पहली बार ये नाम उसके सामने आया था। फिर वो इमरान से भी मरूब था। दूसरा, उसे सीक्रेट सर्विस के मेंबरान का भी इल्म था। एक अजीब मसला था, मगर इमरान का मूड ऐसा था कि वो अपने अंदर टाइगर के मुतालिक सवाल करने की जुर्रत नहीं पा रहा था। मगर चंद लम्हों की शदीद कशमकश के बाद आखिर उसे रहा ना गया तो उसने डरते डरते सवाल किया। इमरान साहब, ये टाइगर कौन है?
इमरान चौंक पड़ा। वो बगौर चंद लम्हों तक ब्लैक सीरो की आंखों में देखता रहा, जैसे फैसला न कर पा रहा हो कि टाइगर के मुतालिक ब्लैक सीरो को आगाह करे या न करे। फिर उसने एक तवील सांस ली। ये मैंने एक नया एजेंट मुकर्रर किया है, अनोखी खसूसियात का मालिक है और बराह रास्त मेरी मातहती में काम करेगा। X2 से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान को उसे दिखा दिया गया है ताकि ये दर पर्दा उनकी निगरानी भी करे और आज़ाद रहकर दूसरे काम भी लिए जा सके। इमरान ने टाइगर का तफसील से तारुफ करा दिया। ठीक है, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। अब मजीद तफसील पूछने की उसमें हिम्मत नहीं थी। फिर वो जानता था कि इमरान ने जितना मुनासिब समझा उतना बता दिया है, इसीलिए मजीद तफसील पूछना फजूल ही होता और ना ही इमरान से ये तवक्को रखी जा सकती थी कि वो ना चाहते हुए मजीद बतला देता। इसीलिए ब्लैक जीरो ने खामोशी में ही आफियत समझी। अच्छा, मैं ज़रा अपने ससुर से मुलाकात कर लूँ, वापस आकर तुमसे बात करता हूँ, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। मगर ज़रा ख्याल रखिए, आप अपनी हरकतों से रिश्ता ना तोड़वा बैठे, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान तेज से कदम उठाता हुआ मखसूस कमरे की तरफ बढ़ा। मखसूस कमरे के सामने जोसेफ अटेंशन खड़ा था। उसके दोनों हाथ पहलुओं पर लटके हुए रिवॉल्वरों के दस्ते पर थे और आंखें किसी कार की तरह खतरे का एहसास दिला रही थीं। इमरान ने दरवाजे के ऊपर मखसूस बटन दबाया, फिर हैंडल घुमाते ही दरवाज़ा खुल गया और वो अंदर दाखिल हो गया। इमरान ने दरवाज़ा बंद कर दिया। ब्लैक क्लॉर्क सामने सोफे पर बड़े इत्मीनान से बैठा था। उसके अंदर दाखिल होने पर वो उठा नहीं, बल्कि इत्मीनान से सोफे पर बैठा रहा। क्या हाल है क्लर्क साहब? इमरान ने उसके सामने सोफे पर बैठते हुए कहा। तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ब्लैक क्लॉर्क ने बड़े मुतमईन लहजे में सवाल किया। मुझे प्रिंस ऑफ ढम कहते हैं, इमरान ने अपना तारुफ कराते हुए कहा। बकवास है, तुम इमरान हो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ और ये जगह दानिश मंजिल कहलाती है। सीक्रेट सर्विस के चीफ X2 की मखसूस क़याम गाह ब्लैक क्लॉर्क इंकशाफ करता चला गया।